आज का टॉपिक है हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है। बट अगर हम आरए की बात करें तो आरए एक तो क्रोनिक डिजीज होती है, मतलब जो लंबे टाइम तक चलने वाली। सेकंड, ये सिस्टमिक होती है, इसमें कई सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ये प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती जाती है, और इसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलती है। एक ये इन्फ्लामेटरी होती है। और इसमें क्या होता है, जो आरए होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है, इसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है वही हमारे जॉइंट पे अटैक करता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल ऑटो इम्यूनिटी। अबनॉर्मल ऑटो इम्यूनिटी से इससे क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो वो खुद के ही जो हमारे जॉइंट है उनके जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन्स, पहले ये आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीजन्स एक्चुअली में होते क्या है। एंटीजन्स वे होते हैं जो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो बट ये जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को एंटीजन समझने लग जाता है और इस बीमारी में, और इम्यून के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये लास्ट में हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती है उस पे जाके डिपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें आरए जो ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये क्रिएट होती है। तो इसमें मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो हमारी खुद की इम्यूनिटी है वो हमारे जॉइंट पे अटैक करने लग जाती है और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी मॉर्निंग में। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स में स्वेलिंग मिलती है और मेनली जो स्वेलिंग्स होती है वो हैंड और रिस्ट पे मिलेगी। सिमेट्रिकल स्वेलिंग होती है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। रिमेटॉइड नोडुल्स मिलते हैं और रिमेटॉइड फैक्टर्स, अगर आरएच फैक्टर का टेस्ट करवाएं तो वो भी पॉजिटिव मिलता है। अगर किसी भी पेशेंट में इनमें से 3 या 4 सिम्टम्स भी प्रेजेंट है तो आप डायग्नोज कर सकते हो, उसको आरए हो सकता है। तो इसमें हम आपको लास्ट वीडियो का याद हो तो क्या बताया था, अगर कोई आरए और ओए में डिफरेंस पूछे तो क्या होता है। ओए मेनली हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है और जो ये आरए होता है 20 to 40 ईयर्स में मेनली कॉमन होता है। इसमें मेनली आरए के केस में हमारे स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली जो मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं ना हैंड के, वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो ओए के केस में हमारे लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हिप, नी। और उसमें क्या होता है, पेशेंट को जैसे ही हम लॉन्ग टाइम पेशेंट वॉकिंग करेगा, स्टैंडिंग करे, कोई भी एक्टिविटी करेगा तो पेशेंट को और ज़्यादा कंडीशंस उसकी वर्स होती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है। बट आरए के केस में विद इन हाफ आवर या के अंदर ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ये मेन डिफरेंस होते हैं ओए और आरए के बीच में। तो इसकी पैथोलॉजी क्या होती है अब आरए की, तो सबसे पहले जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो अफेक्टेड होती है, उसमें एडिमा फिल हो जाता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उससे जैसे ही हमारी इन्फ्लामेशन परसिस्ट करेगी तो जो साइनोमियम है वो उस पर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है और जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं उसके सराउंड हमारे क्या पेनस की फॉर्मेशन हो जाती है। पेनस क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना जो बोन पे किसी भी जॉइंट में, उसको बोलते हैं पेनस। फिर होता है मॉडरेट स्टेज में क्या आता है, जैसे ही हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज अफेक्टेड हुए तो वो जो अपनी स्मूथ साइनी अपीयरेंस है उसको लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो फर्दर प्रोग्रेस होता है जो कार्टिलेजेस होते हैं वो वर्न ऑफ हो जाते हैं और जो बोन है हमारी वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। फिर जॉइंट डिफॉर्मिटी के अंदर चले जाते हैं और लास्ट में इसमें क्या होता है, हमारी जॉइंट पे ओस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलती है। मतलब सबसे पहले अगर हम एक कॉमन ओवरव्यू ले तो इसमें क्या होता है, पहले जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है वो एडमिटस होती है,
इन्फ्लामेशन जैसे ही हमारी परसिस्ट करेगी, हाइपरट्रोफी होगी, साइनोवियम मेम्ब्रेन की हाइपरट्रोफी होगी, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के सराउंड हमारी पेनस फॉर्मेशन होगी। पेनस जैसे ही एक्सटेंड करता है तो जो कार्टिलेज है वो अफेक्टेड हो जाएंगे, और कार्टिलेजेस के अफेक्टेड होने के बाद जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। मतलब माइल्ड स्टेज में हमें सिर्फ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो अफेक्टेड होगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाती है तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस के सराउंडेड पेनस की फॉर्मेशन हो जाती है, और सीवियर स्टेज में हमें बोन्स में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। फिर अगर इसकी स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी पोटेंशियल रिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन। इसमें वही बात है, जो मतलब जो सिम्टम्स आए हैं पेशेंट को उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसी पोजीशन में लेके आ सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये माइल्ड होती है, इसमें सिर्फ साइनोवियम मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है। बट जो सेकंड स्टेज होती है मॉडरेट, वो पेशेंट को सिम्टम्स आ गए, हम उनको कंट्रोल तो कर सकते हैं, उस बीमारी को आगे बढ़ने से तो रोक सकते हैं, बट ये इरिवर्सिबल होता है। जो पेशेंट को दिक्कत हो गई उसको हम बिल्कुल कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेज होती है कंट्रोलेबल बट इरिवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड द अर्ली कार्टिलेजेस इवोरिज, जब हमारे कार्टिलेजेस अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेजेस होती है हमारी इवर्सिबल सॉफ्ट टिश्यू एंड द बोनी चेंजेस। इसमें जो हमारी बोन होती है वो अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें लास्ट स्टेज में क्या होता है, आपने देखा भी होगा हैंड्स वगैरह में डिफॉर्मिटी डेवलप्स हो जाती है। तो मेन क्या बताया मैंने अभी तक, इसकी पैथोलॉजी और स्टेजेस में क्या है कि जो पेशेंट की 3 स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड द सीवियर। माइल्ड स्टेजेस में क्या होता है, जो जॉइंट के अराउंड जो साइनोवियम होती है वही अफेक्टेड होती है। सेकंड स्टेजेस में हमारे कार्टिलेजेस भी अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये इरिवर्सिबल होता है, उस स्टेज में हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज होती है सीवियर, इसमें हमें बोनी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ये होते हैं 20 to 50 ईयर्स के जो एज ग्रुप होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसमें फीमेल्स 3 टाइम्स अफेक्टेड होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। और अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये पॉलीआर्थराइटिस होती है। पॉलीआर्थराइटिस मीन्स इसमें 3 या 3 से ज़्यादा जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। इसमें मॉर्निंग में पेन होगा, पेन और स्टिफनेस देखने को मिलती है मल्टीपल जॉइंट्स में, और मेनली हमारे जो मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट होते हैं एमसीपी जॉइंट, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें। अब अगर हम सबसे ज़्यादा ये जो आ रहे होता है ये कहाँ पे कॉमन होती है, हैंड के जो ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट होते हैं एमसीपी जॉइंट, उनमें देखने को मिलती है। एक होते हैं फिंगर्स के पीआईपी जॉइंट। पीआईपी कौन से होते हैं, ये पास वाले को पीआईपी बोलते हैं और इसको बोलते हैं डीआईपी। तो डीआईपी हमारे ओए में अफेक्टेड होते हैं, पीआईपी मेनली हमें इनमें आरए के केस में देखने को मिलते हैं। फिंगर्स में रिस्ट, नी, एल्बो एंड द एंकल्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन अफेक्टेड होते हैं आरए के केस में। एमपी जॉइंट ऑफ हैंड, पीआईपी जॉइंट ऑफ फिंगर्स, रिस्ट, नी, एल्बो एंड द एंकल्स। सेकंड, लेस कॉमन कौन कौन से होते हैं, जो ये टेम्पो मैंडिबल जॉइंट्स होता है, हिप जॉइंट होता है, ये लेस कॉमन होता है। और अनकॉमन होते हैं जो हमारे एटलस और एक्सियल के बीच में बनता है, और फेसिड जॉइंट होते हैं जो सर्वाइकल स्पाइन पे, इन पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। अब मैंने क्या बताया था अभी कि लास्ट स्टेज में जो सीवियर स्टेज हो जाती है उसमें जॉइंट में हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है हैंड पे, एक तो होती है हमारी अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, कि जो हमारी हैंड है वो अल्नर डेविएशन में चला जाता है, अल्नर ड्रिफ्ट ऑफ द हैंड। सेकंड डिफॉर्मिटी होती है हैंड पे बोटनरी डिफॉर्मिटी। बोटनरी डिफॉर्मिटी क्या होती है, इसमें जो ये पीआईपी जॉइंट्स होते हैं ना, ये पीआईपी जॉइंट्स पे तो फ्लैक्शन होती है, और जो डीआईपी होते हैं, डीआईपी डोर्सो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इन पे हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो फ्लैक्शन पे चले जाएंगे और ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी इन पे। सेकंड होती है स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो ये इससे अपोजिट होता है, इसमें जो ये डीआईपी जॉइंट होते हैं, देखो इस तरह से डीआईपी पे तो फ्लैक्शन होगी
और PIP जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलती है। तो ये डिफॉर्मिटी ज़्यादा देखने को मिलती है हैंड में। एल्बो पे फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो नी है, नी पे भी फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी मिलती है, सबलक्सेशन देखने को मिलेगा। एंकल है, एंकल पे इक्वाइनस डिफॉर्मिटी मिलेगी, अंदर की साइड चला जाता है पैर। फुट पे हेलिकस वेल्गस और हैमर टो डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये इसमें डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन होती है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि जो हमें RA के केस में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। फिर अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले वही एक्सरे करवाएंगे। तो एक्सरे के अंदर हमें क्या क्या दिखेगा, जो जॉइंट सरफेस है जॉइंट के बीच का वो रिड्यूस मिलेगा, सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिलते हैं वहाँ पे, और लास्ट स्टेज में हमें क्या हैंड और फिंगर्स पे डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे उसमें हमें ESR रेट बढ़े हुए मिलते हैं, HB लेवल भी कम मिलता है। RH लास्ट में हम RH फैक्टर टेस्ट करवाते हैं तो RH फैक्टर टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा RA होता क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, पैथोलॉजी क्या होती है, देन उसकी स्टेजेस की बात की थी, उसके सिम्टम्स की बात की थी, एंड देन डिफॉर्मिटी देखी थी। अब उसके एक्सरे और उसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात की थी, एंड देन आता है लास्ट में उसका ट्रीटमेंट। RA का ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं, एंटी रिमेटोइक ड्रग्स देंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले पेशेंट को पेन होता है तो पेन रिलीफ के लिए हम नसेड्स देते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसमें मेन जो ड्रग्स देते हैं RA के केस में वो होते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटोइड ड्रग्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे मिथोट्रेक्सेट एंड द सल्फासेलेजिन। मिथोट्रेक्सेट एंड द सल्फासेलेजिन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं जो RA के पेशेंट को दिए जाते हैं। उसके अलावा हम क्या देते हैं, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में आते हैं। सबसे पहले तो आता है नॉन ऑपरेटिव और फिर आता है ऑपरेटिव। नॉन ऑपरेटिव में जॉइंट है, जॉइंट पे अगर आपको लग रहा है एक्यूट स्टेज है, आपको लग रहा है क्रोनिक स्टेज में जाके डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है, तो उसको एक्यूट फेज में ही हम स्प्लिंटेज दे देंगे, जॉइंट पे स्प्लिंट लगाने के लिए बता देंगे। पेन रिलीफ के लिए आप हीट थेरेपी दे सकते हो, वैक्स बाथ, हॉट पैक, जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज बता सकते हो जिसकी पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जॉइंट के फंक्शंस मेंटेन में रहे। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज बता सकते हो पेशेंट की मसल्स को स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। उसके अलावा अगर हम इसके ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आते हैं, अगर पेशेंट को नॉन ऑपरेटिव मेथड से रिलीफ नहीं होता तो फिर हम ऑपरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। इसके अंदर आती है हमारी 4 तरह की सर्जरी आती है, प्रिवेंटिव सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड लास्ट होती है साल्वेज सर्जरी। प्रिवेंटिव सर्जरी में क्या होता है, हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। जो भी इन्फ्लाम्ड और हाइपरट्रोफिड साइनोवियम है उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। इसमें क्या करता है, रिस्ट की, नी की और जो हमारे मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट होते हैं उनकी साइनोवेक्टमी करते हैं। सेकंड होता है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी में क्या होता है, जब करेक्टिव सर्जरी हमारी पॉसिबल नहीं हो तो ये हम पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। इसमें हमारे बोन ब्लॉक ऑपरेशंस आते हैं, टेंडन लेंथनिंग आएगी, और ये जो सर्जरी होती है ना पैलिएटिव बेस, ये सिम्टम्स बेस होती है। जैसे पेशेंट के जहाँ पे जिस जॉइंट में सिम्टम्स आ रहे हो तो उसी के बेस पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम्स बेस होती है ये सर्जरी। थर्ड आती है रिकंस्ट्रक्टिव। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आपको पता है क्रोनिक स्टेज में पेशेंट की डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे टेंडन ट्रांसफ़र, ऑर्थोप्लास्टी, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। और ये हमारी कब कॉमन होती है, THR, TKR, MCP जॉइंट्स रिप्लेस इसमें कॉमन होते हैं। फिर लास्ट आती है हमारी सैल्वेज। सैल्वेज सर्जरी कब करते हैं, जब ये ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है तब हम लास्ट में सैल्वेज सर्जरी करते हैं। तो ये हमारी 4 हमारी मेन सर्जरी होती है, प्रिवेंटिव, पैलिएटिव, रिकंस्ट्रक्टिव एंड द सैल्वेज। और इसमें इसकी डिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट होती है कि हैंड में अल्नर डेविएटेड देखने को मिलती है, बोटनरी मिलेगी, स्वैन नेक, कौन कौन सी मिलती है। तो हमने क्या देखा आज, इसके इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू।